व्यावसायिक फसलों की खेती के क्रम में आज हम पुनः एक फल वाली व्यावसायिक खेती के फसल पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं। ये पपीता के खेत में हम हैं। जैसा कि पपीते की खेती जो है हाई अर्निंग फसल है कि प्रति यूनिट केला और या अन्य सब्जियों की तुलना में ज़्यादा उत्पादन देता है प्रति इकाई। उसका सामान्य सा ये है कि इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जो इसको ज़्यादा रिस्क वाली बनाती हैं। एक है इसका जो है डैम्पिंग ऑफ, फिर उसके बाद पानी लग जाने की वजह से इसका जड़ गलन, जड़ का तना पूरा निकल जाता है, पौधा कभी भी गिर जाएगा अगर ज़्यादा नीचे लग गया। फिर आता है वायरस और माइट। तो अगर इन सभी बीमारियों का समन्वित, जैसे कहेंगे एकीकृत प्रबंधन अगर आप कर ले जाने में सक्षम हो जा रहे हैं तो पपीता आपके लिए बहुत ही अच्छी फसल है। अगर हम इसके खेत की चुनाव के बारे में अगर हम पहले व्यवस्था कर लें या जानकारी ले लें तो ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि अगर आपका खेत अच्छा है तो 50% संभावना जो गलन की है वो वहीं सॉल्व हो जाती है। अगर आपके खेत का जल निकास अच्छा है और मिट्टी पोरस है, बलुई है, तो उस खेत में आप पपीता की रोपण कर सकते हैं। कोई खेत अगर नीचा है जहां पानी लगने की संभावना 24 घंटा के लिए हो सकती है, उस खेत का चुनाव आप कभी नहीं करें। फिर अगर अगला क्रम है कि हम इसकी रोपाई कब करें। रोपाई का अपने उत्तर भारत में 2 समय है। एक टाइम होता है फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च में हम लोग रोपाई कर देते हैं, तो उसके बाद उसका उत्पादन जो होता है हमें सितंबर से मिलना शुरू हो जाता है और वह लगभग फिर गर्मी तक, अप्रैल तक आपका उत्पादन देता रहता है। उसके बाद हम लोग जो ये व्यावसायिक खेती चुकी होती है उसके बाद फिर फसल को हम लोग पलट देते हैं, उतना ही हम लोग उत्पादन लेते हैं। दूसरा होता है कि अक्टूबर में जो लगा देते हैं वह जो है फरवरी मार्च से लगभग हमारा उत्पादन देना शुरू कर देता है। और जो फरवरी में लगता है वह उसका ग्रोथ थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम आ जाता है तो ग्रोथ फास्ट होता है और जून जुलाई से उसमें फल आना शुरू हो जाता है। अगस्त से करीब इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, अगस्त सितंबर से। और जो अक्टूबर में लगता है उस समय अक्टूबर के बाद ठंडी का मौसम आ जाता है तो ग्रोथ पौधे का धीरे रहता है, लेकिन उसमें आपका जो वायरस आने की संभावना होती है वह बहुत कम हो जाती है। गलन और वायरस दोनों की संभावना फरवरी में लगाए गए फसल की तुलना में काफी कम होती है। और जब अगला बारिश आता है तो चूंकि पौधा हमारा फ्रूटिंग स्टेज में होता है, बड़ा हो गया रहता है, वो मजबूत हो गया तो इम्यूनिटी बन गई रहती है, तो उसमें ये संभावना कम रहती है कि हमारा पौधा जो है नुकसान हो जाएगा। और वायरस, माइट और आपका गलन, तीनों चारों बीमारियों का या फिर समस्याओं का समाधान आपका अक्टूबर में लगाने से हो जाता है। लेकिन जो उत्पादन आता है, अगर फरवरी में जो लगाया गया है उसका जो उत्पादन होता है वो अपेक्षाकृत अक्टूबर में लगाए गए फसल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और जो रेट की अगर हम बात करें तो जो पहली बार जब अक्टूबर में जो फरवरी में जो लगाया जाता है उसका रेट, चूंकि अक्टूबर नवंबर में जो नवरात्रि का त्यौहार आ जाता है उसमें बहुत ही शानदार रेट मिल जाता है, तो वहाँ रेट भी अच्छा मिल जाता है। तो जो भी किसान भाई लगाना चाहें, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों द्वारा सजेस्ट फरवरी का किया जाता है, लेकिन मेरा जो निजी अनुभव रहा है, मैं लगातार 2 वर्ष से इसकी खेती व्यक्तिगत रूप से किया हुआ हूँ, तो जो फरवरी की अपेक्षा जो है अक्टूबर में लगाया गया फल जो है रोगग्रस्त कम होता है, लेकिन फायदा जो होता है वो फरवरी वाला फसल ज़्यादा दे जाता है। तो अगर इसका आप लागत कम करना चाहते हैं या लागत शून्य करना चाहते हैं, तो जब आप इसकी रोपाई करें, चूंकि देख रहे होंगे करीब 8 फीट की दूरी पर पौध से पौध की दूरी है और 6 फीट जो है लाइन से लाइन की दूरी है, जिगजैग मॉडल पे ये फसल लगी हुई है। तो इसमें जो बीच में जो जगह बच रहा है उस बीच के जगह में यहाँ और वहाँ आप जो बीच के जगह में ये गेंदे की खेती अगर कर लिया जाएगा तो एक तो कीटों का ट्रैप क्रॉप हो जाता है, कीट मुख्य फसल पे ना जाके इस फसल पे रहते हैं, तो ये फसल हमारा सुरक्षित हो जाता है, जिससे हमारे जो है वायरस लगने की संभावना या और क्योंकि कीट जो डायरेक्टली फल को नहीं डिस्टर्ब करता है, यह रोग का वाहक होता है एफिड जैफिड थ्रिप्स, तो वो हमारी इस फसल पे आ रह जाता है, जिससे हमें कीटनाशी का कम प्रयोग करना पड़ता है। तो पहली एक फसल आप पपीते के साथ मैरीगोल्ड की ले सकते हैं, जिससे आपकी पूरी लागत 100% निकल जाएगी, उसको कुछ और भी मुनाफा हो सकता है। फिर दूसरा, आप इसमें जब चूंकि फरवरी में जो आप फसल लिए हैं, अगली बार जब इस आपका हार्वेस्टिंग होने की टाइम रहेगी, जब ये रहेगा इसको हमें हटाना है, उस स्थिति में अगले फरवरी के महीने, तब तक आपका सितंबर से लेके लगातार फरवरी मार्च तक का ये फसल देता रहता है। उस स्थिति में इन्हीं मेढ़ों पर फिर हमारा जो है कमर्शियल कल्टीवेशन के रूप में
इंटरक्रॉप हम लोग करवाते हैं या आपके द्वारा जिस इस खेत में भी किया गया था तरबूज और खरबूज का, तो उससे भी जो है खड़ी फसल में ही एक दूसरा उत्पादन मिल जाता है। तो यह जो है डबल मुनाफे का सौदा हो जाता है कि जो प्रति इकाई अगर अगर 1 एकड़ में अगर देखा जाए तो अगर रेट, चूंकि जो भी फसलें सब्जी की या फल के जो भी फसल है इसमें आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि इतना रुपया मिल ही जाएगा। हाँ, उत्पादन अगर रहता है, चूंकि पपीता भी कमोबेश लगभग 25 रुपया औसत यहाँ हम लोग के यहाँ लोकल मार्केट में 25 रुपया औसत पका पपीता घर से ही जो है व्यापारी लिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से प्रति एकड़ 5 लाख रुपए पपीता दे के चला जाता है। और अगर कमर्शियल कल्टीवेशन से हमारा जो लागत आता है 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास जो प्रति एकड़ लागत आता है, वह कमर्शियल कल्टीवेशन के पहले चरण में जो मैरीगोल्ड लगता है उससे निकल आता है। और बाकी जो आपका फरवरी के महीने में जो आप तरबूज या खरबूज लगाए हैं वह आपका अलग बचत हो जाता है। तो जो भी किसान भाई इसकी खेती करना चाहें अभी से तैयारी शुरू कर दें और फरवरी माह के लिए अपना खेत तैयार रखें। और बाकी जो भी जानकारी चाहिए किसी भी किसान भाई को व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हुए आप या फिर वो किसी खेत का अवलोकन कर लें या फिर किसी और अच्छे कृषि वैज्ञानिक या उद्यान के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप संपर्क करने के बाद ही पपीते की खेती की संस्तुति की जाती है। क्योंकि अगर बिना आप जानकारी के अगर पपीते की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से वो फायदे का सौदा ना होकर आपके लिए नुकसान का सौदा होगा। और आप खेती से, कितने लोग खेती से मुंह मोड़ लेते हैं कि जब उनका पहले ही फसल में पहली ही बार में उनका नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप इन सब तरीके की खेती करें तो प्रयास यह कर लें कि पूरी जानकारी ले लें, क्या समस्या आती है, उस समस्या क्या निदान होगा, जो भी संभावित समस्याएं हैं उनके निदान के बारे में आप जानकारी जरूर ले लें। और जैसे आपके पास पूरी जानकारी हो जाएगी तो आपके नुकसान की संभावना ना के बराबर हो जाएगी।